डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल एग्जाम मास्टर। कैसे हैं आप सभी लोग? आपने उम्मीद है कि लास्ट क्लास देखी होगी और समझ में आई होगी, जिसमें हमने बात करी थी पॉस एक्ट है क्या। और ये पॉस एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013, जो जितने भी एक्ट 2013 में आए थे ये 14 नंबर पे था, इसीलिए एक्ट नंबर 14 है। और इसको 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, जिसे कहते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। और हमने ये देखा था कि 9 दिसंबर 2013 को ये इन्फोर्समेंट हुआ था, इसका ये लागू हुआ था। और हमने ये देखा था, साथ ही साथ हमने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में भी देखा था, विशाखा केस के बारे में भी चर्चा करी थी, कि जिसमें ये बताया गया था कि विशाखा एक एनजीओ था। एनजीओ ने भवरी देवी नाम की एक महिला के साथ जो गैंग रेप हुआ था उसके सपोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी थी, जिसे हम कहते हैं विशाखा गाइडलाइंस, जो बहुत ही चर्चित केस है। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस राजस्थान 1997। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा करी थी और आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इस एक्ट के बारे में। एन एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसमें हमें ये बताया गया कि इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है महिलाओं के लिए, जो उनके साथ उनके जो कार्यस्थल होता है उस पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट लाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 21 को भी इंटरलिंक करता है, जिसमें ये वुमेन की इक्वलिटी के बारे में बात करता है, वुमेन टू इक्वलिटी, और हर राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी, जो उनके सम्मान की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑक्यूपेशन, वो ये भी बात करता है कि वो भारत में कहीं भी किसी भी तरह का व्यवसाय कहीं भी कर सकती हैं। तो हम इसको आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को भी इंटरलिंक करके पढ़ते हैं। और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी चर्चा हुई है, और इसमें कई सारे ऐसे कन्वेंशन हुए हैं जिसमें कि भारत ने भी पार्टिसिपेट करा है। और ये देखिए, एंड यहाँ से हम देखेंगे ये, एंड वेयर एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन। इसमें जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी, जिसमें महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट के और उनके सम्मान की बात उठी, और जिसमें बाद में द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ discrimination against women, which has been ratified on 25th June 1993 by Government of India। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिस पे भारत सरकार ने 25 जून 1993 को हस्ताक्षर करे और पॉस एक्ट को मंजूरी दी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शंस पे।
और ये देखते हैं चैप्टर 1, जिसमें हमें सबसे पहले इसके टाइटल डिफिनेशन के बारे में हम देखेंगे। और हमें इसमें यह बताया गया है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेस एक्ट 2013। ठीक है, ये इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पे लागू होगा। और तीसरा पॉइंट है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। जो हमने आपको अभी बताया था कि ये कब इन्फोर्समेंट हुआ था, इसका कब लागू हुआ था, 9 दिसंबर 2013 को। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि ये पूरे भारत पे लागू होता है। ठीक है, और इसका इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 9 दिसंबर 2013, और राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिली थी 22 अप्रैल 2013 को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम ये सेक्शन 2 पे आते हैं, और जिसमें डिफिनेशंस हैं। और इसमें सबसे पहले डिफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन 2A जिसे कहते हैं सेक्शन 2A एग्रीव्ड वुमेन मीन्स, इसमें यह है कि इसमें इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस ए वुमेन ऑफ एनी एज, इसमें एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, एम्प्लॉय होगी और नहीं भी होगी, हु एलिग्ड टू हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाई द रिस्पोंडेंट। इसमें हमें ये बताया गया है कि, और दूसरा भी साथ में पढ़ लेते हैं, सेकंड, इन रिलेशन टू डवेलिंग प्लेस और हाउस ए वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच ए डवेलिंग प्लेस और हाउस। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी उम्र की महिला, एनी एज, वो चाहे एम्प्लॉय हो या ना हो, या अभी किसी से अपने फ्रेंड वगैरह से मिलने आई हो, या किसी के घर पे डवेलिंग मीन्स निवास आवास की काम करती हो, किसी के घर में काम करती हो, उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार, या उसके घर पे कोई उसकी महिला या उसकी सहेली उससे कोई मिलने आई हो, तो तब भी वह वहाँ पे काम करती हो या ना करती हो, और किसी भी उम्र की महिला उसके साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार होता है, तो इससे वो महिला कहलाई जाएगी एग्रीव्ड वुमेन। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं एग्रीव्ड वुमेन में। पहला एनी एज, और दूसरा एम्प्लॉय और नॉट एम्प्लॉय। किसी भी उम्र की महिला के बारे में एग्रीव्ड वुमेन में हमें ये बताया गया कि वो किसी भी उम्र की महिला हो सकती है, और वो वहाँ पे काम करती हो या ना करती हो, वो एग्रीव्ड वुमेन के अंदर ही आएगी। और हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ये कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये देखें हम सेक्शन 2A हमको ये ज़रूरी है इसमें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें ज़रूरी हम केवल वही देखेंगे, ज़्यादा हम कोई अपना वाइड पोर्शन नहीं करेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है हम वही चीज़ देखेंगे, और ज़्यादा नहीं भरेंगे अपने अंदर कि मिक्सअप हो जाए सब कुछ। और ये इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी, मेंबर्स, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये सब हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या है। ये देखिए इंटरनल कमेटी सेक्शन 4, लोकल इंटरनल कमेटी अंडर सेक्शन 4, लोकल कमेटी सेक्शन 6, आगे सब इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम उससे आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2N। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में हमें किस सेक्शन में बताया गया है,
या एग्रीड वुमेन के बारे में हमें किस सेक्शन में बताया गया है, ये ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया गया है, इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन नेमली। इसमें देखिए 5 तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया गया है। देख, पहला है फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांस। किसी भी तरह का कांटेक्ट, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा, या किसी आपको छूने की या किसी बहाने गलती से भी, गलती तो नहीं मतलब किसी तरह का आपको सेक्सुअल फेवर आपसे मांगा जाता है, ठीक है। ये डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, आपसे किसी आपके जैसे आपके प्रमोशन को लेके आपका सेक्सुअल आपसे डिमांड की जाती है कि सेक्सुअल फेवर की हम आपका प्रमोशन करेंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, इस तरह के ये सेक्सुअल फेवर होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ठीक है, जिसमें वहाँ का कोई भी किसी ऑफिस या ज़्यादातर नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट कंपनी वगैरह में ये इस तरह का देखने को मिलता है कि लोग सेक्सुअल फेवर मांगते हैं। मेकिंग सेक्सुअल करंट रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। ये 5 तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट में इनको इंक्लूड करा गया है। सेक्शन 2N सेक्सुअल हैरेसमेंट में फिजिकल कांटेक्ट, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि सेक्शन 2A में एग्रीड वुमेन के बारे में बताया गया है, कौन हो सकती है, किसी भी एज की हो सकती है, और वो किसी ऑफिस में काम कर रही हो या ना कर रही हो, बस अपने किसी रिश्तेदार या फ्रेंड से मिलने गई हो महिला, तो वो एग्रीड वुमेन में आ सकती है अगर उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। और 2N में हमको ये बताया जाए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है और क्या होता है, कितनी वैरायटी का किस तरह से हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। तो हमने अभी तक इसको हम याद करते हुए चलेंगे। 2A एग्रीड वुमेन और 2N सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट हम 5 तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट बताए गए हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। किसी भी महिला को सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक सेकेंड, नो वुमेन शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। शैल बी का मतलब कंपलसरी होता है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी महिला को उसके कार्यस्थल पे उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करा जाएगा, और ठीक है। और हमें इसमें ये बताया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में द फॉलोइंग circumstances among other circumstances if it occur or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment। ये 5 तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया गया है कि अगर इन तरह का कुछ भी महिला के साथ होता है तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट ही माना जाएगा। जैसे उसको ट्रीटमेंट प्रॉमिस करा जाता है कि जैसे तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, उसका प्रमोशन करा जाएगा, या और भी किसी तरह का लालच हो सकता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करा जाता है अबाउट उसके प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसके
क्या कहते हैं, ऑफिस वगैरह में या समाज में उसके स्टेटस को, उसके नाम को ख़राब करना, इस तरह से उन्हें ब्लैकमेल भी करा जाता है। और जो वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा अगर बनाया जाता है कि महिलाओं के काम करने के लायक नहीं है, और उन्हें उनके हेल्थ और सेफ्टी, उन्हें अगर किसी से जान का खतरा, उनके स्वास्थ्य को लेके या किसी भी तरह की किसी से डेंजर फील करती हैं, तो इस तरह का ये 5 तरह के चीज़ें प्रॉमिस करा जाता है, व्यवहार करा जाता है, उनके स्टेटस को क्षति पहुंचाई जाती है, और इन्वायरमेंट उनका बहुत बेकार होता है जहां वो काम करती हैं, या किसी भी उनके हेल्थ को लेके, किसी भी डैमेजेस को लेके उनको खतरा होता है। तो ये सब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट ही माना जाएगा। ये लिखा है, मे अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सभी बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या होती है। ठीक है, इसका निर्माण दिखाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 4 में हमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कि इसका निर्माण करा जाएगा, ये इसके स्थापना करी जाएगी, जिसे हम कहते हैं। और लेकिन जब इस आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हमेशा, जब ऑर्डर इन राइटिंग में एवरी एम्प्लॉयर ऑफ वर्क प्लेस shall by an order in writing constitute a committee to be known as इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, ऑर्डर राइटिंग में दिया जाएगा, तब जो कमेटी बनेगी उसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहा जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक प्रोवाइजो है। ठीक है, ये देखते हैं, provided that where the office or administrative unit of the workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, or internal committee shall be constituted at all administrative unit or office। किसी भी ऑफिस की कोई ब्रांच की भी ब्रांचें, डिवीज़न, सब डिवीज़न पे, सभी पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन होगा। हर एक प्लेस पे, हर एक यूनिट पे सेल भी जहाँ आ जाता है तो मतलब समझिए कंपलसरी हो जाता है। सेल बी कॉन्स्टिट्यूट एट ऑल, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिस, सभी यूनिट और ऑफिस पे गठन होगा आईसीसी का, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का। ठीक है, हम आते हैं सब सेक्शन 2 पे, जिसमें हमें ये बताया गया है कि गठन, जो कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन कौन होंगे। तो जिसमें हम देखते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट बी ए वुमेन, 2 मेंबर अमंग द एम्प्लॉय एंड 1 मेंबर फ्रॉम NGO and any kind of association which has been working in the women empowerment and it is familiar with the issue of sexual harassment। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं, ABC। देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर शेल बी ए वुमेन। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी वो वुमेन होगी। ठीक है, एक इसी में प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो फर्स्ट, डेट इट इन केस ऑफ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल, अगर वहाँ पे सीनियर लेवल की वुमेन एम्प्लॉय नहीं है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिस, और उसी की सब ब्रांच से, उसके किसी और दूसरी शाखा से हम वहाँ से सीनियर लेवल की महिला को बुलाएंगे, उसे उसका चेयरपर्सन नियुक्त करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ भी नहीं होती, दूसरे प्रोवाइजो में कि अगर आपके ऑफिस में सीनियर लेवल की वुमेन नहीं है, तो हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से
अदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करेंगे। ठीक है, हम इसमें ये देखते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक वुमेन होनी चाहिए, सीनियर लेवल की वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वहाँ पे आपके ब्रांच में नहीं है वहाँ पे, तो आपको दूसरी ब्रांच या आपकी दूसरी यूनिट या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो भी हो, वहाँ से हम उसे नियुक्त करेंगे, उसकी नियुक्ति करेंगे। अगर आपके ऑफिस में है नहीं, तो हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या किसी दूसरे ऑफिस से उस महिला को नियुक्त करेंगे। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बी, नॉट लेस देन 2 मेंबर आर अमंग एम्प्लॉय। और मिनिमम 2 मेंबर तो होने ही चाहिए। नॉट लेस देन 2 मेंबर फ्रॉम एम्प्लॉय प्रेफर कमेटी टू कॉज वुमेन हु हैव एक्नॉलेज। ठीक है, नॉलेज हम कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, और हम देखते हैं सी पॉइंट, 1 मेंबर फ्रॉम अमॉन्ग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और ए पर्सन फेमिलियर विद इशू ऑफ रिलेटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट। हम इसमें यह बताया गया है कि एक एनजीओ से एक पर्सन होगा जो एनजीओ से होगा और हैज़ बीन वर्किंग इन द वुमेन एम्पावरमेंट एंड इट इज़ फैमिलियर विद इशू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के, जो एक सोशल वर्कर होगी सो सेक्सुअल हैरेसमेंट के इशू को उसने काम करा होगा, उस इशू पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। तो हमने ABC यही देखा है इसमें। ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसेक्शन 3, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर and every member of the internal committee shall hold office such period not exceeding 3 years from the date of nomination as may be specified by the employer। जो भी उस कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी और उसके जो मेंबर होंगे उनका कार्यकाल 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा, उनके नॉमिनेशन की तारीख से ये काउंट होगा। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 पे, जिस पे हमें सेक्शन 5 में ये देखने को मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या है, कौन है, जिसमें हमें डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर टू डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में बताया गया है सेक्शन 5 में कि कौन कौन होते हैं और कौन कौन हो सकते हैं इस एक्ट के तहत। डीएम, एडीएम, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 पे, जो बात करता है लोकल कंप्लेंट कमेटी, जिसमें लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन होता है। ठीक है, और every district officer shall constitute in the district concerned a committee to be known as the local complaint committee, जो कंप्लेंट को रिसीव करेगी कमेटी। ठीक है, द local complaint committee is constitute when there are not more than 10 employee। जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, ये वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगी। ये देखिए, हैविंग लेस देन 10 वर्कर और इट कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, और खुद के खिलाफ ही उस कंप्लेंट है, तो वहाँ पे लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन होगा। वेयर अभी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं होगी, वहाँ पे लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन होगा। सॉरी, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेल डिजिग्नेटेड एंड 1 नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील, रूरल और ट्राइबल एरिया, वार्ड, म्यूनसिपैलिटी इन द अर्बन एरिया। ठीक है, इनका गठन, लोकल कंप्लेंट कमेटी के गठन में नोडल ऑफिसर हर एक एवरी ब्लॉक पे, तालुका पे, तहसील पे और गांव के एरिया में, वार्ड में,
अर्बन एरिया में, वार्ड में, म्यूनसिपैलिटी एरिया में हर नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नियुक्त करेगा ही करेगा। ठीक है। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेल एक्सटेंड टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ तक उसके डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ तक ये गठन कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 6 में हमें बताया गया है लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन, और इसका कंपोजिशन देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। हमें साफ साफ ये बताया गया है कि सेक्शन 7 में बताया गया है कि कंपोजिशन एंड टेन्योर कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, नॉमिनेटेड होगा, 1 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंगस्ट द वुमेन वर्किंग ब्लॉक, तालुका, तहसील और वार्ड, म्यूनसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट एरिया। 1 मेंबर नॉमिनेट कर जाएगा फ्रॉम अमंग वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, जो महिला उस ब्लॉक में काम करती को जानती होगी, जैसे आशा बहन जी वगैरह, तालुका, तहसील, इन सभी में 1 मेंबर नॉमिनेट होगा, वो एक महिला होगी। 2 सी पे आते हैं, 2 मेंबर ऑफ होम एट लीस्ट 1 शैल बी ए वुमेन, 2 मेंबर में एटलीस्ट कम से कम एक मेंबर वो महिला होगी। टू बी नॉमिनेट फ्रॉम अमॉन्ग सच नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ की होगी, ठीक है, और जिसने कॉज ऑफ वुमेन पर्सन फैमिलियर विद द इशू रिलेटिंग, वही जो सेक्शन हमारे 4 में बताए गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 ग्रांट एंड ड्यूटी, ये कोई इतना ज़रूरी सेक्शन नहीं है, जिसमें बस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड इशू करती है कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से फिर उनका ऑडिट होता है, और बस हम आज यहीं तक देखते हैं सेक्शन 8 तक, और हम देखेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सेक्शन 2A एग्रीड वुमेन के बारे में, सेक्शन 2N सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, सेक्शन 4 ICC इंटर्न कंप्लेंट कमेटी, और सेक्शन 6 लोकल कंप्लेंट कमेटी। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली क्लास में हम मिलते हैं आपको आगे के सेक्शन के साथ। तो आज यहीं तक रखते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और भी अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपको समझा सकूँ। ठीक है। तक लिए आप यहीं विराम करते हैं। ओके, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।